नाज़रीन आदाब, मैं अजीज बर्नी हाजिर खिदमत हूं। आज मुझे बोलना है शरद पवार के ताजा स्टैंड पर, उनके ताजा बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है। इशारा साफ था कि वो गौतम अडानी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की चर्चा जारी थी। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मैं संसद में ये सवाल पूछ रहा था और सवाल पूछता रहूंगा कि ये रिश्ता क्या है, गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ता क्या है। शरद पवार के इस बयान के बाद अब ये चर्चा इस तरह भी की जाने लगी है कि गौतम अडानी और शरद पवार के बीच रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। उनके इस बयान के बाद ये तलाश जारी हो गई कि शरद पवार और गौतम अडानी के दरमियान रिश्ता क्या है। तो 2015 में शरद पवार की आत्मकथा ने यह राज साफ कर दिया कि गौतम अडानी शरद पवार के भी करीबी रहे हैं। अपनी किताब में, अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बार उनकी तारीफ भी की है और इन रिश्तों को स्वीकारा भी है। अब सवाल पैदा होता है कि शरद पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं ये चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक उदाहरण के बाद फिर कुछ कहना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे की सरकार बनने से पहले अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप थे। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। फिर एक राजनीतिक नाटक सामने आया। महाराष्ट्र के राजभवन में अजीत पवार पहुंचे, अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ घंटों के लिए बनी। उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये सरकार नहीं रही। अजीत पवार वापस अपने खेमे में लौट आए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार का गठन हुआ। अजीत पवार फिर उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के वो आरोप नहीं लग सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उन पर लगातार ये आरोप लगा रही थी, उसने अपनी सरकार में भी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या शरद पवार आज एक बार फिर एक ऐसी ही राजनीतिक चाल खेल रहे हैं कि जो आरोप सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी उन पर लगा सकती थी, 2015 में लिखी गई उनकी किताब के उन पन्नों को सामने ला सकती थी कि जो बात आज हमारे बारे में कही जा रही है, जो सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किया जा रहा है कि गौतम अडानी से उनके क्या संबंध हैं, ये सवाल शरद पवार से क्यों नहीं कि उनके गौतम अडानी से क्या संबंध है। 2015 में लिखी गई अपनी आत्मकथा में वो इन संबंधों का जिक्र कर चुके हैं, गौतम अडानी की तारीफ कर चुके हैं। शरद पवार के इस मूव ने, उनके एक बयान ने इस चर्चा का रुख बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी उन पर आक्रामक नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने खुद से स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ेगा तो उनके पास ये कहने का मौका मिलेगा कि 1988 में गौतम अडानी की कंपनी वजूद में आई और 2015 तक उनका आर्थिक साम्राज्य लगभग 7 अरब डॉलर से 75 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा हो गया। यानी जो बढ़ोतरी उनके आर्थिक साम्राज्य में हुई है वो पिछले 8 वर्षों में कहीं ज्यादा है। 1988 से लेकर 2015 तक 27 साल में उनके आर्थिक साम्राज्य में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितना कि पिछले 8-9 सालों में गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य में
ये बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का सहयोग इसमें है। विपक्ष इस सवाल को जारी रख सकता है और इस मात्र एक घटना से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विपक्ष की जो सभी पार्टियां एकजुट हुई थीं, उनके अंदर फूट पड़ गई है या शरद पवार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया है। नहीं, जिस तरह एक बड़े परिवार में, एक संयुक्त परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों की सभी मामलों में एक राय नहीं होती, कुछ कुछ मामलों में उनकी राय अलग भी होती है। मानता हूं कि गौतम अडानी का मामला एक सबसे बड़ा मामला है और उसके अंदर विपक्ष की अलग अलग राय स्टैंड को कमजोर करेगी, लेकिन यहां गौतम अडानी के मामले में 2015 में जो कुछ कहा शरद पवार ने और आज जो कुछ उन्होंने कहा, एक उद्योगपति को टारगेट किया जा रहा है, ये इतना गंभीर रूप इख्तियार नहीं करेगा। इससे इतर सोचकर सभी विपक्षी पार्टियों को 2024 के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए। 2023 भी चुनावी वर्ष है। कई विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। कर्नाटक में अगले महीने चुनाव है जिसका नतीजा जल्दी आ जाएगा। इन विधानसभाओं के चुनाव नतीजे ये तय करेंगे कि 2024 में मतदाता का रुख क्या है। इसलिए इस विपक्षी एकता की फूट से शरद पवार के इस मूव को न जोड़ा जाए, बल्कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की एक और राजनीतिक चाल समझा जाए कि गौतम अडानी के सवालों में उन्हें ना घेरा जाए और ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए जाते रहे। इसलिए एक हल्का सा उन्होंने बयान देकर अपने आप को बड़े सवालों से बचा लिया है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।